हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। ठीक है, और अपने आगे आने वाले एग्जामों की जम के तैयारी कर रहे होंगे। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट सेक्शन में कमेंट आए कि सर क्लास 10th के लिए कुछ स्ट्रेटजी की वीडियो बनाओ। साइंस का पेपर आने वाला है 25 फरवरी को। तो मतलब काफ़ी कमेंट आ गए, तो फिर मैं सोचा कि एक बार बना देते हैं एक वीडियो साइंस के लिए। ठीक है, वैसे तो मैं केमिस्ट्री के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, ये कोई वन शॉट मैराथन जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, ये आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए और कुछ इंपॉर्टेंट बातों की चैप्टर वाइज मैं करने वाला हूँ। ठीक है ना, बहुत शॉर्ट वीडियो रहने वाली है लेकिन बहुत काम की रहने वाली है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहली बात तो अगर हम बात करें 25 फरवरी, जैसे आज की बात करें तो 23 फरवरी हो चुकी है। ठीक है, और एक दिन ही बाकी है, 23-24 2 दिन बाकी हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप कोई भी बच्चा हो, चाहे 100% का बच्चा हो, चाहे 60% का बच्चा हो, चाहे 50% का बच्चा हो, मैं यही कहूँगा कि आप एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करके जाएं। इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करके जाएं। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, बच्चा कोई कितनी % वाला बच्चा हो, आप कंटेंट अगर एक बार पढ़ चुका है कोई बच्चा किसी भी कोचिंग में या किसी भी स्कूल में, 10th क्लास का बच्चा अगर कंटेंट एक बार पढ़ चुका है ना, तो आप कंटेंट बार बार देखेंगे, उससे आपके नंबर इंक्रीज नहीं होंगे। 1-2 नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, लेकिन आपको अगर चाहिए ना फुल में से फुल मार्क्स की, मैं अगर बात करता हूं, ठीक है, कि हम बात करते हैं 80 आउट ऑफ 80, जिसमें हमारी केमिस्ट्री आने वाली है 25 मार्क्स की। तो 25 मार्क्स की केमिस्ट्री, 25 मार्क्स की फिजिक्स एंड देन 30 मार्क्स की बायो। और इस बार तो सेक्शन भी चेंज कर दिए हैं सीबीएसई ने। तो आपको पहले सेक्शन ए करना पड़ेगा, फिर सेक्शन बी करना पड़ेगा और फिर सेक्शन सी करना पड़ेगा। आप किसी भी क्वेश्चन को अलग सेक्शन में नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको केमिस्ट्री करना है तो आपको सेक्शन बी में ही करना पड़ेगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आपको वहीं गैप रखना पड़ेगा और फिर आगे सेक्शन सी में करना पड़ेगा, मतलब फिजिक्स को। ठीक है ना, आप किसी भी दूसरी सब्जेक्ट को किसी दूसरे के सेक्शन में नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आप सबको पता भी होगा बातें। मैं अपनी सब्जेक्ट की बात कर लेता हूँ। तो आप, अभी तो मैं साइंस की बात कर रहा हूँ, फिर मैं अपनी सब्जेक्ट केमिस्ट्री की बात करूंगा। तो आप कोई भी कितनी भी % का बच्चा हो, एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करके जाइए। आप मानिए कि 80%, 80% या 85% से ऊपर, या मैं बोलूँ 90% से ऊपर आपका इन दोनों चीजों से काम हो जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है ना, बच्चा कंटेंट ही बार बार देखता है। कंटेंट से नहीं होगा बच्चा। आप एक बार 1 मिनट रुक के ये सोचिए कि आपको पेपर लिखना है या बोलना है। आपको एग्जाम में पेपर लिख के आना है कि बोल के आना है? एग्जामिनर को लिख के आना है ना। तो अगर आप जिसकी प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो लिख के कैसे आ पाओगे? आप 50 बार कंटेंट देख लो, 50 बार कंटेंट देखने से कुछ भी नहीं होता है। आपको पेन चलाना पड़ेगा पेपर पे, और खाली पेपर पे, और आपको लिखना पड़ेगा कि आपको आता है कि नहीं आता। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। और जो बच्चा ये दोनों कर लेता है, ये जो दोनों बच्चा कर लेता है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि सर 100 में से 100, मतलब 25 में से 25 नंबर कैसा है। तो फिर हम बात करते हैं अंदर के एक्टिविटी की और बॉक्स की। जो बॉक्स होते हैं ना अंदर एनसीईआरटी में, अलग कलर के बने हुए, ठीक है। अरे आप क्या बार बार मैराथन की वीडियोस देख के, बार बार 5-5 घंटे की वीडियोस देख के, आंखों को थका के, अपने आप को थका के, मोबाइल आपके सामने रख के, ठीक है, मैं उन सब चीज़ों के बहुत खिलाफ हूँ। ठीक है, क्योंकि आप पूरे साल भर पढ़ते हैं और आपको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है। यार इतना तो भरोसा रखो अपने ऊपर। ठीक है, आपने पूरे साल भर कुछ तो पढ़ा होगा। तो आप, मैं फिर से यही बोलूँगा, सब अपनी अपनी जगह अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए बोलूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। कंटेंट बार बार देखने से कुछ नहीं होगा। अगर आपने मेरी बातों को सुन के बस सुन लिया ना कि यार ये तो ऐसे ही बोल रहा है, तो फिर कोई सेंस ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो अगर कोई स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं मैं, ये सबसे पहली स्टेप रहनी चाहिए आपकी कि इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चन, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो। ठीक है, और देन फिर आप एक्टिविटी करेंगे। ये आपकी स्टेप 2 होगी, ये आपकी स्टेप 2 होगी।
आपको अंदर तक पढ़ना है बच्चा। जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है ना अभी ये यूट्यूब पे, वो बिल्कुल एक जो होता है ना एनसीईआरटी को ही बार बार पढ़ा रहा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, अरे भाई हमको पता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, हमको पता है कि कार्बन 4 ही बॉन्ड क्यों बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है। अब उसी को 50 बार देख के क्या करोगे, आपको नई चीजें ट्राई करनी है बच्चा। पेपर जो मैथ का आया किसी सेट में और 1-2 क्वेश्चन बाउंस हो गए बिल्कुल बच्चों से, तो हर बच्चे के बाउंस हुए ऐसा नहीं है, हर बच्चे के बाउंस नहीं हुए, वो उन्हीं बच्चों के बाउंस हुए जो भरोसे में बैठे हुए हैं। बैठना नहीं है हमको, आपको अपने एंड से मेहनत करनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई? तो आपको क्या करना है, पहली स्टेप, दूसरी स्टेप। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ये बॉक्स जो अंदर बने होते हैं जिसमें फॉर एग्जांपल रॉयल वाटर के बारे में लिख रखा है, ठीक है, अब कई बच्चों को तो पता ही नहीं होगा, ऐसा भी कुछ लिख रखा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के डेफिनेशन लिख रखी है, ठीक है, वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में लिख रखा है, कार्बन फ्लेम कौन से सब्सटेंस फ्लेम के साथ जलते हैं इसके बारे में लिख रखा है। ये बातें नहीं बताते हैं चैनल्स पे, ये जो चीजें मैं अभी बोली मैंने, ये चीजें नहीं बताते हैं। अंदर के जो बॉक्स हैं उनको भी पढ़ना चाहिए अगर कोई 100% के लिए तैयारी कर रहा है तो। आप कहां खो के बैठे हो? आपको पता है कि ये जो एक्टिविटी वो केवल अंदर ही नहीं होती, जब आप एक्सरसाइज चैप्टर के बाहर लास्ट में देखेंगे ना तो उसमें एक बॉक्स और बना होता है जो वो बोलते हैं कि आप ट्राई कर सकते हो, वैसा एक बॉक्स बना होता है। हो सकता है क्वेश्चन वहां से पूछ ले, हो सकता है लैंग्वेज बना के वहां से क्वेश्चन पूछ ले। भैया हम जब बताते हैं तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन को घोल के पिला देते हैं। अब एनसीईआरटी में केवल थ्योरी नहीं आती, एनसीईआरटी में एक्टिविटी भी आती है, एनसीईआरटी में बॉक्स भी आते हैं। तो ये आपकी दूसरी स्टेप है। और आपकी तीसरी स्टेप है पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये आपकी तीसरी स्टेप है। नंबर लाने हैं ना, प्रैक्टिस करो, कंटेंट बार बार मत देखो, ठीक है। मैं कंटेंट पढ़ाने नहीं आया हूं आपको, मैं आपको बताने आया हूं कि आपको किस तरीके से चीजों को 2 दिन में आप कितना बेटर कर सकते हैं। अगर आपने पहली स्टेप कर रखी है, दूसरी स्टेप कर रखी है तो तीसरी करो, और तीनों स्टेप कर रखी है तो पीवाईक्यू वापिस करो। मैं तो यही कहूंगा, ये सबसे बेस्ट मेथड है रिवीजन का। कंटेंट बार बार पढ़ने से रिवीजन नहीं होता, आपको बार बार क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एग्जाम में आप लिख के आओगे, किसी को बोल के नहीं आओगे, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखें। तो ये 3 चीजें मैंने आपको बताई। पहला, ये दोनों प्रोग्राम एनसीईआरटी के हैं, और तीसरा प्रोग्राम पीवाईक्यू के हैं। अब आप कोई से भी सेट लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे आप दिल्ली के सेट लगाओ, चाहे आप ऑल ओवर इंडिया के सेट लगाओ, चाहे किसी पर्टिकुलर सेट लगाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको क्वेश्चन का पैटर्न देखना है। बात समझ में आ गई? जितने भी बच्चे मेरे को कमेंट सेक्शन में बोलते थे तो उन सब के लिए ये है कि भैया आराम से, हमारे पास 2 दिन है, शांति से अपने दिमाग को ठंडा करके, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के प्रैक्टिस करो। कंटेंट बार बार मत देखो, कंटेंट बार बार देखने से कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस करो जितना कर सकते हो, खुद से, किसी को देख के नहीं। क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे कोई बोर्ड पे क्वेश्चन सोल्व करवाया ना बेटा, तो वो क्वेश्चन तो मैंने सोल्व किया है ना, वो क्वेश्चन तो मैंने सोल्व किया है, आपने सोल्व नहीं किया है वो क्वेश्चन। और जब तक आप सोल्व नहीं करेंगे तो एग्जाम तो मेरे को तो नहीं देना है ना, एग्जाम तो किसको देना है, आपको देना है। तो अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं किया तो मैं यहां पे चाहे 200 क्वेश्चन करवा दूं आपको, आपके लिए वो बेनिफिट है ही नहीं। क्योंकि हम जेई नीट में बताते हैं, जेई एडवांस में बताते हैं, खोखला नहीं बनना है ना। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए। मैं कोई ज्ञान नहीं देने आया हूं, मैं जस्ट आपको स्ट्रेटेजी ही बताने आया हूं कि आपको इस स्टेप में आगे बढ़ना है। आइए अब हम चैप्टर वाइज बात करते हैं। पहले आपको अगर कुछ देखना लिखना है तो लिख सकते हैं। चलिए, तो अगर अब मैं बात करूं चैप्टर वाइज, तो देखना चैप्टर वाइज अगर मैं बात करूं तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें बताता हूं कि चैप्टर वाइज क्या है क्या नहीं है, ठीक है। वैसे तो जब हम पढ़ाते हैं तो हम इन चीज़ पे तो विश्वास ही नहीं करते कि बच्चा 2 दिन में पूरा सिलेबस वापस खुद से ही पढ़ेगा, या फिर उसने कुछ नहीं पढ़ा तो वो 2 दिन में बहुत कुछ कर लेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई करिश्मा नहीं होता, ठीक है ना। तो जितना आपने पढ़ा उसके ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। चलिए, जैसे मैं बात करूँ कार्बोनेट कंपाउंड चैप्टर की, चैप्टर नंबर 4 है आपका, ठीक है। तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो सबसे जो दिक्कत करता है ना बच्चों को, वो इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड की रिएक्शंस करता है। सबसे बड़ी दिक्कत जो करता है इथेनोइक एसिड की रिएक्शन। इनकी जो रिएक्शंस में जब क्वेश्चन फॉर्म होता है ना, मैं आपको एक शानदार क्वेश्चन फॉर्म करके बताता हूं। मैंने कोई बनाया नहीं है क्वेश्चन, ठीक है, मैं अभी जस्ट आपके सामने लिखने वाला हूं, मेरे माइंड में जो आएगा।
इनमें बच्चों को दिक्कत आती है। अब आप मेरे से क्या चाहते हैं कि मैं आपको इनकी रिएक्शंस लिख के बताऊं? क्या होगा उससे? वो रिएक्शन तो एनसीईआरटी में लिख रखी है आपके। अरे आप जब तक अपना पेन उठा के नहीं लिखोगे तो आपको कैसे याद होगी? बच्चे बोलते हैं सर हमको रिएक्शन याद नहीं होती। अरे भाई रिएक्शन याद होगी कैसे आपको जब आपने खुद ने लिखी ही नहीं? आप तो मेरी सुने ही जा रहे हैं। अगर मैंने एक रिएक्शन लिख दी कि सर C2H5OH प्लस कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में एट 443 केल्विन क्या बना रहा है सर? क्या बना रहा है? एल्कीन बना रहा है सर, इथीन बना रहा है। अब आपको क्या लगता है मेरे लिखने से आपको याद हो जाएगी? गलत सोच में हो आप, गलत सोच में हो। अभी भी समझ जाओ, अभी भी टाइम है। मेरे लिखने से नहीं होगा, आपके खुद के लिखने से होगा। मैं आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझा सकता हूं। यहाँ पे बच्चों को दिक्कत आती है, आप इसको पढ़ के जाइए। यहाँ से क्वेश्चन आता है इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की रिएक्शन से, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन बनाता हूं मैं आपके सामने। आप चाहते हैं ना मैं क्वेश्चन बनाऊं? आइए बताता हूं कैसे क्वेश्चन बनता है। आइए, जैसे आपको क्या देगा, कंपाउंड ए, इसको भी मैं रख कर देता हूं, चैप्टर 4 की मैं बात कर रहा हूं। जैसे आपको बोलेगा कि कंपाउंड ए है और इसको अगर मैं बनाऊं क्वेश्चन को, तो आपके पास कंपाउंड है C2H6O2, C2H6O है, ठीक है। और फिर इसने क्या किया है, इसको कंबशन किया है, हीट किया है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसका कंबशन किया है, ठीक है। क्या किया है बेटा? इसका कंबशन किया है, तो यहां पे प्रोडक्ट बन रहा है B, ठीक है, और C। इसका कंबशन किया है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो B और C प्रोडक्ट बन रहा है। देखना क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि इस B की रिएक्शन फिर इन्होंने करवाई, इस B की रिएक्शन इन्होंने करवाई किसके साथ? लाइम वाटर के साथ, लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करवाई। तो वो बोलते हैं कि भैया आपको मिल्कीनेस मिलती है। क्या मिलती है? मिल्कीनेस मिलती है। कौन सा कंपाउंड? C कंपाउंड। D बोल देते हैं, C तो मैंने बोल दिया है। D कंपाउंड मिलता है और प्लस आपको C मिलता है फिर से। फिर वो आपको बोलते हैं कि अगर मेरी बात ध्यान से सुनोगे ना तो ही आपको समझ में आएगी, नहीं तो नहीं समझ में आएगी। ध्यान से सुन लेना, ठीक है। तो अब आपसे वो पूछते हैं कि भैया अब इसी क्वेश्चन को मैं पता कितने तरीकों से बना सकता हूं। जैसे कि इसकी रिएक्शन मैंने कंसंट्रेट H2SO4 से करवाई एट 443 केल्विन पे, ठीक है, और आपको कंपाउंड मिला B और जिसका फॉर्मूला है C2H4, ठीक। अब आगे सुनते जाना। B, अच्छा मैंने B पे लिख दिया है क्या यहाँ पे? चलो E बोल देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ABCD तो लिखना है, ये लो E, ठीक। फिर मैंने इसकी रिएक्शन करवाई H2Ni के साथ निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो यहां पे बनता है F और इसका होता है फॉर्मूला C2H6, ठीक। और अगर मैं इसको और आगे बढ़ाऊं तो मैंने इसकी रिएक्शन करवाई Br2 वाटर के साथ, ठीक है, Br2 वाटर, ठीक है। तो यहां पे ये मिलता है, ठीक है, यहां पे ये मिलता है कि Br2 का कलर रेडिश ब्राउन कलर ऑफ Br2, रेडिश ब्राउन कलर ऑफ Br2 डिसअपियर। अब इस क्वेश्चन को मैं पता नहीं कितना आगे बढ़ा सकता हूं। आप मतलब सोच भी नहीं सकते मैं इस क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन से पता नहीं कितने क्वेश्चन बना सकता हूं। लेकिन ये इस तरीके के क्वेश्चन आपको PYQs में मिलेंगे, आपको सैंपल पेपर्स में मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चंस को ट्राई करिए, ठीक है। अब जैसे मैं इसका आंसर बताऊं आपको, बच्चे इसमें क्यों अटक जाते हैं? अरे भाई मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करने का एक मस्त तरीका बताता हूं। आपके NCERT में कितने कंपाउंड के बारे में है? 2 कंपाउंड। कौन कौन से? C2H5OH और CH3COOH। अरे इसी कंपाउंड में है ना यार, इन्हीं की बात है ना। तो आप हमेशा सबसे पहले जो भी ऐसा रिएक्शन की फॉर्म में आए ना, ऐसे ही सोचा करो इन दोनों कंपाउंड में से। अब इसका जनरल फॉर्मूला अगर इसको इस तरीके से भी तो लिख सकता हूं मैं, C2H6O, देखो ये रहा। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं ना, C2H4O2, ये देखो। क्या दिक्कत है? मैं तरीका बदल दिया। अब हम क्या करते हैं,
एक ही एक चीज को सुनते जाते हैं, प्रैक्टिस करते नहीं है अलग अलग तरीके के क्वेश्चन की, और फिर हम बोलते हैं यार हमारा पेपर खराब चलेगा। खराब ही जाएगा ना यार, खराब ही जाएगा पेपर आपका। तैयारी तो करो इस तरीके की तैयारी तो करो। तो इसमें क्या है, ये आपका इथेनॉल है। अब ये रिएक्शन अगर मैं लिखने जाऊं तो ये आपका इथेनॉल है, ए यहाँ पे क्या है, इथेनॉल है। इसको हटा दूं, ये आपका क्या है यहाँ पे, इथेनॉल है। एक जस्ट नमूना बता रहा हूं मैं आपको कि आपको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। तो इसका कंबशन अगर आप कराओगे, और बिल्कुल टेंशन मत लो यार, बिल्कुल टेंशन मत लो, एक आध क्वेश्चन आता है ऐसा जो मतलब जो सब बच्चों के लिए हार्ड होता है, बाकी के 95 नंबर भी तो हैं आपके पास, तो उनके भी बारे में सोचो ना। उस एक क्वेश्चन के बारे में इतना क्यों परेशान हो रहे हो? आपको 100 नंबर का 80 नंबर का पेपर देना है ना, तो आप क्या एक क्वेश्चन के पीछे भाग रहे हो? अगर जिस बच्चे की तैयारी 70 मार्क्स की नहीं है, वो उस क्वेश्चन के पीछे पागल हो रहा है जो क्वेश्चन बहुत बच्चों से नहीं होने वाला है। इससे बढ़िया आप पहले 70 तो फिक्स करिए अपने, उसके बाद आप ऐसे क्वेश्चनों की प्रिपरेशन करिए। ऐसे क्वेश्चन हर जगह मिल जाएंगे आपको ऐसे क्वेश्चन। आप PYQ उठा के देखेंगे, मैंने खुद ने देखे हैं, प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं लैंग्वेज वाले। करे तो सही आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो लाइम वाटर के साथ आप जब रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे आपको बनेगा क्या, CaCO3 की मिल्कीनेस, ठीक है। और यहाँ पे अभी मैंने थोड़ी देर पहले रिएक्शन बताई थी, ये ई कंपाउंड क्या है यहाँ पे, इथीन। वैसे मैंने लिख दिया खुद नहीं, लेकिन ये कंपाउंड कैसा है, इथीन। और ये कंपाउंड क्या है, इथेन, ठीक है। और यहाँ पे ये इसको कंफर्म कर रहा है कि यहाँ पे क्या है, अनसैचुरेशन है। क्या है यहाँ पे, अनसैचुरेशन है। तो जब भी और यहाँ पे ये क्या आएगा, H2O है। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके के क्वेश्चंस की भी आप प्रैक्टिस करिए बेटा। तो अगर मैं ये क्वेश्चन मैंने एक नमूना आपको दिखाया है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बता रहे थे कि सर कुछ बताओ, तो बेटा ऐसे की है ना, प्रैक्टिस करो, सुनो मत, सुनने से नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। तो ये चैप्टर 4 में आपको थोड़ा सा मोटा मोटा मैं आइडिया दे देता हूँ आपको, ठीक है। मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाऊंगा नहीं, क्योंकि करना आपको ही है, मेहनत आपको ही करनी है, और 2 ही दिन बचे हैं, और जितना आप आराम से कर सके उतना करके आइए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आप अगर केवल कंटेंट देखेंगे कोई मतलब नहीं है उससे, ठीक है। तो मैं इसमें अगर बताना चाहूँ तो सबसे पहले मैंने टॉपिक लिया इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड की रिएक्शन। फिर उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा और टॉपिक्स में जाऊँ इंपॉर्टेंट में, वैसे सारे इंपॉर्टेंट है मेरे को तो सभी, मैं तो जब मैं बॉक्स तक पढ़ा देता हूँ यार, ठीक है, तो मैं क्या इंपॉर्टेंट बताऊँगा, सभी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए तो। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूँ सोप एंड डिटर्जेंट का, एक अब देखो, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है ना, कितने मज़ेदार चीज़ है। मतलब हमको है ना, सोप एंड डिटर्जेंट जो टॉपिक होता है उसमें ना आराम से अपन को समझ में आता है कि सर इसका क्लीजिंग एक्शन हमको समझ में आता है। हम इसको है ना 50 जगह से 50 बार सुनते हैं, लेकिन लिखना फिर भी नहीं आता, लिखना फिर भी नहीं आता। अरे पेपर में लिखना आएगा ना यार, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, अगर क्लीजिंग एक्शन ऑफ सोप समझाओ तो लिख के आना पड़ेगा ना आपको यार। वो NCERT में लास्ट में एक बॉक्स बन रहा है, उसको लिख के आना पड़ेगा ना, तो इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। चलिए, तो एक टॉपिक हो गया इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड की रिएक्शन, दूसरा टॉपिक हो गया ये, ठीक है। और तीसरे टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो आपका क्या हो गया, आपकी जैसे रिएक्शंस हो गई, इसमें कौन कौन सी रिएक्शन हो गई, कंबशन, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन और कंबशन, सब्स्टिट्यूशन और एडिशन, ये सब रिएक्शंस आपकी होगी, और ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद फोर्थ की अगर मैं बात करूं तो आपके ये चीज़ें आ जाएंगी, क्या, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये बच्चा चैप्टर 3 में भी पढ़ता है, और चैप्टर 4 में कोवलेंट कंपाउंड में आ जाती है, ठीक है ना। और फिर इसके बाद आपका आ जाता है कार्बन 4 बॉन्ड, जहाँ इलेक्ट्रॉन शेयर क्यों करता है। फिर कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में ये चीज़ें पूछ लेता है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है ये चीज़ें पूछ लेता है। इसके बाद IUPAC नॉमेनक्लेचर, बच्चे फालतू में ही पता नहीं क्यों घबराते हैं, ठीक है। IUPAC नॉमेनक्लेचर बहुत आसान सा है आपके तो, ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो इसके अब आप ये सोचेंगे सर आप तो ऐसे सोच के बैठे हो कि आपको तो सब कुछ, अरे मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता रहा हूँ। मैंने भी अपने करियर में बहुत सारे 10th के बच्चे देखे हैं और पढ़ाया भी है। मैं आपकी जगह रह के ही बता रहा हूँ कि हार्ड नहीं है, सिंपल ही है। तो आप IUPAC की प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं लगभग, ठीक है ना। चलिए, अगर मैं
अब कुछ टॉपिक रह भी गए हों, जैसे मैं अगर फॉर एग्जांपल बात करूं, वैसे तो मैंने इथेनॉल इथेनॉइक की फिजिकल प्रॉपर्टीज, अरे एनसीईआरटी के जब आप इंटेक्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करोगे ना, पूरा चैप्टर कवर है उसमें, पूरा चैप्टर कवर है। आप इंटेक्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी रट के भी ले जाओगे ना यार, तो आपके 80% तो प्लस मानो। लेकिन यार क्वेश्चन करो, कंटेंट बार बार मत देखो, क्वेश्चन करो, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद अगर मैं चैप्टर 3 की बात करूं, तो चैप्टर 3 में वही मेटलर्जी एक सबसे बड़ा सेक्शन आता है। फिर उसके बाद मेटल की रिएक्शंस, नॉन मेटल की रिएक्शंस, ठीक है, और आयनिक बॉन्ड, इसके बारे में चैप्टर 3 में हम बात करते हैं, सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटेक्स एक्सरसाइज बॉक्स, ठीक है। फिर चैप्टर 2 एसिड बेस सॉल्ट, सॉल्ट के यूजेस, सॉल्ट के यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट की प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सॉल्ट के यूजेस, सॉल्ट की प्रिपरेशन। इसके बाद एक लास्ट में टॉपिक आता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, CuSO4.5H2O वाला, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार वो मिल्कमैन वाला क्वेश्चन बना लेता है, ठीक है। तो ये कितनी मासूम सी चीज़ है। जैसे पीएच, ठीक है, पीएच के बारे में हम बात करते हैं, पीएच इन एवरीडे लाइफ के बारे में हम बात करते हैं। कितने शानदार शानदार टॉपिक है यार, पीएच इन एवरीडे लाइफ की हम बात करते हैं। यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन उठ सकता है। एक मिल्कमैन वाला क्वेश्चन है ना, बहुत फेमस वाला, कि वो कर्ड बनने में टाइम लगता है अगर वो बेकिंग सोडा मिला देता है NaCO3 की, जब हम बात करते हैं, ठीक है, वो न्यूट्रलाइज कर, तो ऐसा एक क्वेश्चन बनता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, और वो एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद अगर मैं बात करूं एसिड की केमिकल रिएक्शंस, बेस की केमिकल रिएक्शंस, बेस की तो एक ही रिएक्शन दे रखी है एनसीईआरटी ने, ठीक है। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं इंडिकेटर, सबसे फेमस, ठीक है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर की डेफिनेशन बहुत बार पूछी गई है, ठीक है। ब्लू लिटमस रेड कर देता है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप ये सॉल्यूशन एसिड है, बेस है, ठीक है ना। और कई बच्चे टाइप ऑफ सॉल्ट को छोड़ देते हैं, टाइप ऑफ सॉल्ट्स, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, सब बातें आपको दे रखी है एनसीईआरटी में, पढ़ाई भी गई होंगी अच्छे से। और चैप्टर 1 की अगर मैं बात करूं, तो चैप्टर 1 में तो बेटा, चैप्टर 1 का तो ऐसा हिसाब है कि है ना, वहाँ से तो किसी बच्चे का क्वेश्चन ही गलत नहीं होना चाहिए। मतलब उसमें मोटा मोटा टॉपिक पता है क्या है, कोरोजन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं रेंसिडिटी, ठीक है, ये थ्योरेटिकल टॉपिक हो गया रेंसिडिटी। फिर इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, फिर हम बात करते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन की, टाइप ऑफ रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कंबशन, ये सब रिडॉक्स, ठीक है, इन सब की बात करते हैं। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस की हम बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपको बात बताऊं, इस चैप्टर में कैरेक्टर और बैलेंसिंग, बैलेंसिंग की हम बात करते हैं, ठीक है। और जो एनसीईआरटी में वो CaOH का होल्ट CO2 है ना, वो बहुत बार पूछा जा चुका है, आप उसको थोड़ा देख के जाइए, ठीक है। मिल्कीनेस वाला बहुत बार टॉपिक पूछा जा चुका है। एग शेल्स में CaCO3 होता है, और मार्बल में, ये भी एनसीईआरटी में बॉक्स है। मैं आपको अगर मोटे मोटे टॉपिक्स, तो मैं टॉपिक तो आपको खुद को ही पता है, ठीक है, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि जो बॉक्स में है ना, ठीक है, जो मैंने स्टेप 3 लिखी थी ना, पहले सबसे पहले जो 3 स्टेप्स लिखी थी ना, उसको आप अच्छे से करके जाइए। मैं आपको बोल सकता हूँ 200% कि आपका पेपर अच्छा ही जाएगा। अब मैं यहाँ पे सारे टॉपिक्स के नाम ले लूँ, वो टॉपिक्स तो आपको भी पता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बोलूँ कि यार बच्चे को क्या ये पता है कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा बना था, ठीक है, बच्चे को ये पता है कि फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोला जाता है, ठीक है। आप कार्बोनेट्स कंपाउंड की बात करो, जैसे जो चीज़ें बच्चा छोड़ के जाता है ना, मैं वो चीज़ें फटाफट बोल देता हूँ। जैसे कार्बोनेट्स कंपाउंड में बच्चा पता है क्या छोड़ के जाता है, एक तो बॉक्स छोड़ के जाता है। अब पता है इस बार पता है ऐसा हो सकता है कि इथेनॉल की जगह मिथेनॉल पूछ ले। एक बार है ना, बच्चा क्या होता है, जैसे इथेनॉल की रिएक्शन पढ़ी हमने C2H5OH की कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, अगर उसने प्रोपेनॉल पूछ लिया तो, अगर प्रोपेनॉल पूछ लिया तो, ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1OH। तो अगर 3 रखेंगे तो C3H7OH, CH3 CH2 CH2OH। तो अगर ये पूछ लिया तो इसका भी तो वैसे ही जाएगा यार, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में कराओगे तो क्या बनेगा, प्रोपीन बन जाएगा, प्रोपीन बन जाएगा। क्यों कंफ्यूजन होते हैं हमको, बच्चे को है ना एस्टरिफिकेशन रिएक्शन रटवा दी जाती है,
कि वो इथेनोइक और इथेनॉल के बीच में ही होती है? क्या क्या सोच है तुम्हारी यार? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन इथेनॉल और इथेनोइक एसिड में ही होती है? क्या एनसीईआरटी में ऐसा लिख रखा है? पढ़ो तो सही उसको तरीके से। एनसीईआरटी में तो ये लिख रखा है कि सर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, और एसिड कैटालिस्ट की तरह काम करता है उसमें, उसको एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। तरीके से पढ़ोगे तो ऑब्वियसली नंबर आएंगे, ठीक है। अब बार बार वही चीज़ें देखते रहोगे तो कुछ नहीं होना तुम्हारा, ठीक है। तो पहला, मिथेनॉल के बारे में पढ़ के जाइए, डीनेचुरेशन ऑफ इथेनॉल के बारे में पढ़ के जाइए, मोलेसिस के बारे में पढ़ के जाइए, एल्कोहल एज अ फ्यूल की तरह काम करता है उसके बारे में पढ़ के जाइए, कोल एंड पेट्रोलियम का प्रिपरेशन उन्होंने दे रखा है उसके बारे में पढ़ के जाइए, कौन फ्लेम के साथ जलता है उसके बारे में पढ़ के जाइए। ये सब चीज़ें बॉक्स में दे रखी है एनसीईआरटी में, ये सब चीज़ें बॉक्स में दे रखी है। एक्टिविटीज़ करके जाइए। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर बहुत टाइम से नहीं पूछा गया, तो हो सकता है वो पूछ ले आपसे, उसका डायग्राम वाइग्राम बनवा ले। तो ये चैप्टर 4 में था। अगर मैं चैप्टर 3 की बात करूं, तो मेटलर्जी में रिफाइनिंग ऑफ कॉपर हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका Al2O3 से एल्युमिनियम कैसे बताते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस से, वो आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल एक्सट्रैक्शन को एक्सप्लेन करिए, ये आपसे पूछा जा सकता है। आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट कंपाउंड में डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है। आयनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं मेटल्स की रिएक्शन में, तो वाटर के साथ रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, सोडियम और पोटेशियम को ऑयल और केरोसिन में क्यों रखा जाता है, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, रॉयल वाटर, इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। एक्वा रेजिया क्या होता है इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। एक्वा रेजिया का कंपोजिशन क्या होता है, और एक्वा रेजिया में कौन सी मेटल्स डिसॉल्व होती हैं, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। मेटल की प्रॉपर्टीज आपसे, फिजिकल प्रॉपर्टीज आपसे पूछी जा सकती है। एनसीईआरटी में एक्सेप्शन दे रखे हैं, उनको आप पढ़ के जाइए। इसके बाद चैप्टर 2 की अगर मैं बात करूँ, बच्चा क्या छोड़ के जाता है, बच्चा सॉल्ट के यूजेस जनरली भूल जाता है। बेकिंग सोडा बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन भर के आता है। पकोड़ेज, जो हमारे पकोड़ाज होते हैं, ब्रेड होती है, वो क्यों फ्लफी नेचर की होती है, उसके बारे में क्वेश्चन आता है। और एसिड की रिएक्शंस के बारे में क्वेश्चन आता है। पीएच से क्वेश्चन आता है, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ से क्वेश्चन आता है। पानी में एसिड को मिलाते हैं या एसिड को पानी में मिलाते हैं, इससे क्वेश्चन आता है। डाइल्यूशन करने पे एसिड की स्ट्रेंथ कम होती है या बढ़ती है, उससे क्वेश्चन आता है। और ऑर्गेनिक एसिड, जैसे एक कॉलम बना देगा आपका मैजदा कॉलम में, एक तरफ एसिड लिख देगा, एक तरफ वो कंपाउंड लिख देगा। जैसे टोमेटो में कौन सा एसिड होता है, वो एनसीईआरटी में एक टेबल बना रखी है। एंट में कौन सा एसिड होता है। फिर एक पीएच स्केल दे रखा है आपको। यूनिवर्सल इंडिकेटर बच्चा छोड़ के जाता है, उसको पढ़ के जाइए आप, ठीक है ना। तो ये सब है चैप्टर 2 में, बहुत सारी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, मेरे को तो बहुत मज़ा आता है, ठीक है। और चैप्टर 1 तो उसमें है ही क्या, उसमें तो कुछ नहीं है। बैलेंसिंग है, वो तो जब ही बच्चे को आएगी जब उसको फॉर्मूले बनाना आता हो। अब यार कोई एक ऐसा बच्चा बैठा है 5 घंटे की मैराथन देख रहा है, उसको यार मतलब आप ये समझिए कि उसको फॉर्मूला बनाना नहीं आ रहा, उसको उसकी जो कमी है वो तो फॉर्मूला बनाना है। बैलेंसिंग तो उसकी कमी थी ही नहीं कभी। आपको रिएक्शन N2+H2 NH3 थोड़ी लिख के आएगी, आपको तो रिएक्शन नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गैस गिव्स अमोनिया ऐसे लिख के आएगा क्वेश्चन। तो इसकी तैयारी करिए आप, ठीक है ना। तो चैप्टर 1 में सिंपल चीज़ें हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स, कॉपर वाली जो एक्टिविटी है उसको पढ़ के जाइए। मैं लास्ट में इस वीडियो को, तो मैंने आपको चैप्टर 1 से चैप्टर 4 के बारे में सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है। लगभग सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं। कुछ नहीं की हो तो वो आप अपनी तरफ से कवर करिए, ठीक है। किसी के भरोसे मत बैठिए, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और जो मैंने सबसे पहले 3 स्टेप लिखी थी ना, इंटेक्स, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, देन फिर एक्टिविटी और बॉक्स जो अंदर लिखे होते हैं, वही सब बोले हैं मैंने अभी थोड़ी देर पहले। और फिर उसके बाद आप PYQs करके जाइए। और मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रैक्टिस करके जाइए। कंटेंट बार बार सुनने से कुछ भी नहीं होता है। हाँ, 1-2 नंबर आपके बढ़ जाएंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो 1-2 नंबर की जगह 5-6 नंबर आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।